बात है आज मुद्दे की। जब लोगों की हसरतों का कत्ल होता है, जब लोगों के भावनाओं का कत्ल होता है और जब समस्याओं का निवारण नहीं हो पाता तो जन्म लेता है मुद्दा। जी हाँ, कई जगह पर यह मुद्दा होता है जो हर साल साल दर साल अपना रूप वैसा ही रखता है। लोग उसके बारे में बात करते हैं, उस पर वोटिंग्स होती हैं, उस पर कई समाज अपनी अपनी बातें रखते हैं, लेकिन मुद्दा रहता है ज्यों का त्यों। कई मुद्दे जबरदस्ती बनाए जाते हैं और कई मुद्दों पर तो बड़ी बड़ी कहानियां लिख दी जाती हैं और उन मुद्दों की एज डिसाइड करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज। लेकिन समस्या तब आती है जब ये मुद्दे आपके जीवन का हरण करने के लिए आपके घर के दरवाजे के बाहर खड़े हो जाते हैं। जी हां, जिस विषय पर आज हम बात कर रहे हैं वह एक ऐसा ही संवेदनशील मुद्दा है। मैं इस बात को, जो कि उत्तराखंड में एक इंसिडेंस नहीं बल्कि काफी सारे इंसिडेंसेस हुए हैं, लेकिन बारूद के ढेर पर जिसने आग का काम किया है, आज हम बात करेंगे उस विषय पर। लेकिन चाहे वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो, चाहे वह दिल्ली में हो, मुंबई में हो, लद्दाख में हो, कन्याकुमारी में हो, कहीं पर भी लोग हो, वो समझें कि हिंदुस्तान का एक हिस्सा ऐसा है जहां पर आज भी स्वास्थ्य सुविधाओं के ना होने की वजह से लोगों ने मौत के साथ संधि कर ली है। मैं बात कर रहा हूं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में हर साल एक ऐसी खबर आपके पास पहुंच ही जाती है जहां स्वास्थ्य सुविधाओं के पास व्यक्ति का ना पहुंच पाना उसकी मौत का कारण बन जाता है। और ये कितना दर्दनाक है, आइए जानते हैं हम हमारे साथ जुड़े हुए सभी समाज सेवियों से। हमारे साथ जुड़ चुके हैं दीपक ध्यानी जी। दीपक ध्यानी जी सामाजिक कार्यों में तो अपना समय, अपनी आर्थिकी और अपना अपना नॉलेज लगाते ही हैं, और ये साथ साथ बिजनेस ओरिएंटेशंस की तरफ भी इनका ध्यान रहता है। उत्तराखंड के लिए जो बिजनेस ओरिएंटेशन है उनका एक बहुत अहम पहलू दीपक ध्यानी जी पकड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं गजेंद्र भाई। गजेंद्र भाई को आपने कई बार फेसबुक लाइव्स में उत्तराखंड की बातों को रखते हुए देखा होगा, उत्तराखंड के लिए लड़ते हुए देखा होगा, और कई बार उत्तराखंड की बात रखने के लिए लोगों से दो दो हाथ करते हुए भी देखा होगा। हमारे साथ जुड़ चुके हैं देवेश भाई। देवेश जी रिखणी खाल उसी जगह से, उसी जमीन से जुड़े हैं जहां पर ये इंसिडेंस हुआ है। तो हम बात करते हैं दीपक ध्यानी जी से। दीपक ध्यानी जी, 29 जून को हादसा होता है एक ऐसी बहन के साथ। शायद आप को मैं, अगर मैं बोलूं कि आपका उनके साथ रिश्ता एक पारिवारिक या एक एक गुरु और शिष्य का या एक बच्चों के साथ जैसा रिश्ता होता है, वैसा रिश्ता मैं मान लूं, वैसा रिश्ता था। सर, कैसा लगता है सर जब एक बच्चा जिसकी इतनी आकांक्षाएं हो, उससे बहुत कुछ बनना हो, और स्कूल से निकलते ही उसकी शादी हो जाए, उसके बाद आपको खबर मिले कि उसकी यकायक मृत्यु हो गई। क्या समाज एक तरह से असामाजिक नहीं होता जा रहा है? अनु भाई, उस बच्चे को मतलब ऐसा समझिए कि हम 5 स्कूलों में काम कर रहे हैं, 900 से ज्यादा बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, हर बच्चा याद नहीं रह पाता। वो उन बच्चों में था जिसका हम आज भी पूछते थे कि यार वो कहाँ है, क्या कर रही है। एक एक ब्राइटनेस होती है बच्चे में, एक अलग से नूर होता है उसका, एक अलग से ओरिएंटेशन होता है उसका, एक अलग से कैलिबर होता है, टैलेंट होता है। दिखता था, बहुत क्लोज बच्चा था हमारे। 2011 से हम उसके साथ काम कर रहे थे 15 तक। 15 में अचानक पता चला कि वो मेरठ चली गई, तो हमको लगा कि चलो मे बी अपने जो ड्रीम है उसमें एक्सेल करने के लिए गई है। फिर पिछले 1.5 साल पहले उसकी शादी हो गई पयाला गांव में, देहरादून रह रही थी। और अचानक 30 तारीख को अभी सुबह सुबह न्यूज आई कि उसके साथ ऐसा हादसा हो गया। पहले तो यकीन नहीं हुआ, मतलब कैसे हो सकता है।
हमारे यहाँ के बच्चे टफ होते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? और वो बहुत समझदार लड़की थी, बहुत समझदार, उसको अपना ख्याल रखना, लोगों का ख्याल रखना, क्लास की मॉनिटर रहती थी वो। इनके कोई भी इवेंट हो खनेता कॉलेज स्कूल से तो वही लीड करती थी। चाहे पहली बार गवर्नमेंट स्कूल में इंग्लिश का लेवल आपको पता है कितना ज्यादा पुअर होता है, वो पहली बार उसने इंग्लिश में प्लेज की शुरुआत करी थी, और उसको बोलते देख करके लगातार जब उसने बोली तो आज तक हो रही है इंग्लिश में प्रेयर खनीता कॉलेज स्कूल में प्लेज। उसके बाद संस्कृत में प्ले करती थी, डाबरी स्कूल में कंपटीशन हुआ था, उसमें फर्स्ट है वो। उसके बाद उन्होंने, इवन हमारे विधायक जी हैं 26 जनवरी को, उनके सामने उन्होंने संस्कृत में प्ले किया एंड शी वाज द मेन लीड। संस्कृत का उसका उच्चारण सुनते आप, अंग्रेजी की उसकी बातें सुनते। वहां बच्चे बोलते हैं, लड़कियों से पूछो तो लड़कियां तो या तो यूं रहती हैं या बोलती नहीं है। शी वाज द कॉन्फिडेंट गर्ल, जिससे मैंने पूछा था पहली बार 7वीं में कि क्या बनना चाहते हो, तो उसने बोला एयर होस्टेस, बिना रुके बिना झिझके। अब हवा में ही चली गई। ये ये एक ये मतलब समाज ने, इसमें सिर्फ स्वास्थ्य व्यवस्थाएं नहीं है, इसमें हम आप आसपास का लोग समाज सब मिले हुए हैं। कि 12वीं करती ऐसी लड़की की शादी तुरंत कर दी गई। ठीक है, उसके फादर नहीं थे, यहाँ दादी के साथ रह के पढ़ती थी, नानी के साथ रह के। उसके बाद माँ के पास वापस चली गई, और बिन बाप की बच्ची है तो शादी कर दो। और शादी करने के बाद देहरादून रह रही थी, कोरोना से जैसे देहरादून पूरा मर जाएगा और बाकी सिर्फ रिखड़ी खाल या गांव के लोग बच जाएंगे, गांव बुला लिया। अरे लास्ट टाइम में प्रेगनेंसी में इतनी ज्यादा चीजें होती हैं, मॉनिटर करना होता है, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, चेक करना होता है, पूरी कहाँ पहुंच गई है मेडिकल साइंस आजकल। और हम उस हॉस्पिटल के भरोसे पहुंच गए जिस हॉस्पिटल में एक अल्ट्रासाउंड मशीन और एक एक्सरे सॉरी एक नॉर्मल इक्विपमेंट्स तक नहीं है, नॉर्मल लाइफ सेविंग ड्रग्स तक नहीं है। उस हॉस्पिटल के भरोसे कॉम्प्लिकेशंस को हमने ध्यान नजरअंदाज किया। उसके बाद और डॉक्टर महान जिन्होंने इतना ज्यादा टाइम लिया, उसके बाद 108 महान जो रेफर करते हुए बीच में चेंज कर रही है उसको। इट्स अ मर्डर, इट्स अ मर्डर एंड एवरीबॉडी इज इन्वॉल्वड इन इट, एवरीबॉडी, मैं आप। और उसके बाद हम ऐसे कर रहे हैं कि जैसे होता है, 21 साल की लेडी नहीं, 100 साल की वृद्धा को मोक्ष मिला हो जैसे कि होता है। क्योंकि हमारे समाज ने मान लिया है कि मतलब जन्म देते हुए प्रसूता तो मर सकती है, हम मान चुके हैं। गांव में स्पेशली ये पहला केस नहीं है, अभी पाटिसान हॉस्पिटल में मार्च में सेम केस हुआ है। 22 साल की लेडी को बच्चा डिलीवरी हुई, बच्चा बच गया, लेडी को जो है पहले संभाल नहीं पाए, उसके बाद जब संभाल नहीं पाए सब कुछ हो गया गड़बड़, पहले टेस्ट नहीं करे, चेक नहीं करा, उसके बाद बॉडी भेज दिया, जाते जाते खत्म हो गई। और हमारे यहाँ खत्म होने से खत्म मान देते हैं, खत्म हो गया, छुटकारा मिल गया, खत्म। और आजकल तो वैसे भी कोरोना चल रहा है, कोरोना से नहीं मरी तो इट्स अनदर अचीवमेंट फॉर द गवर्नमेंट टू नॉट टू लिस्ट इन द टैली। एब्सोल्युटली टैली बन के चले रह गए हैं, टैली बन के रह गई है, टैली नहीं बढ़ी और चली गई, गॉन फिनिश। देवेश भाई, आपसे पूछना चाहूंगा, आप अभी उसी एरिया में हैं, उसी जगह पर है, उसी गांव को जानते हैं, उस गांव के आसपास रह रहे हैं। अगर मैं अब की बात करूं आपसे, आज की बात करूं, ऐसी समस्या होने के बाद अगर ऐसा फिर से कोई इंसिडेंस होता है तो क्या फिर से यही स्थितियां होंगी, फिर से यही समावेश होंगे, फिर से इसी तरह से मृत्यु के कगार पे कोई पहुंचेगा? कोई चेंजेस हैं, किसी के माथे पर कोई शिकन है, सरकार कुछ कर रही है, या इसको सिर्फ एक तरह की मृत्यु जो कि विदाउट एनीबॉडीज फॉल्ट मान लिया गया है? पंत जी, एक्चुअल में ऐसा है कि हादसे को कोई रोक नहीं सकता है, ये सब जानते हैं, मगर हादसे के लिए तैयार तो रह सकते हैं। यहाँ तैयारी कुछ नहीं है। अगर आपको मैं बोलूं कि अगर ये आप बोल रहे हो कि स्वाति जिहानी की ये पहली घटना है, तो ये पहली घटना नहीं है। इससे पूर्व एक मेडिकल असुविधा के अभाव में भैंसा गांव के एक बच्चे का ऐसा ही, उनकी बच्चा हो रहा था और वो मेडिकल अभाव के कारण एक्सपायर हो गया। उससे पहले एक पद्मेंद्र सिंह डिंड गांव के है, वो मेडिकल अभाव के कारण वो एक्सपायर हो गए थे हॉस्पिटल में।
और एक प्रेम सिंह जी का सेम यही केस आया था, मेडिकल अभाव के कारण वो हो गया। तो हर देवेश जी, मैं ये हाल में जानना चाह रहा हूँ रिकॉर्ड कि मैं जानता हूँ ये पहला केस नहीं है, लेकिन लोगों को मेडिकल सुविधाओं का अभाव से पता नहीं चल रहा है कि क्या क्या सिचुएशन है, क्या उन दीवारों के पीछे क्या हो रहा है। हॉस्पिटल तो खोल दिए, सरकार बोलती है एक एक दायरे के अंदर बहुत सारे हॉस्पिटल्स खोल दिए। क्या सिचुएशन है सर उस हॉस्पिटल की? ब्लड टेस्ट होता है क्या उन हॉस्पिटलों में? आप बताइएगा जरा मुझे। ना तो यहाँ सुविधाएं बदली है, ना लोगों की सोच बदली है। ऐसा कुछ नहीं है। अभी 2 महीने पहले, 1 महीने पहले यहाँ पे सांसद महोदय, विधायक महोदय आया था। इस बात को मैंने उनके पास उठाया था कि आप सुविधाएं नहीं है, कभी भी कोई घटना घट सकती है। और उसके बाद भी मतलब उसके तुरंत 1 महीने बाद ये घटना घट गई। और ये मतलब वहां पे किसी पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। क्षेत्र में लोगों में आक्रोश है, वो सोशल मीडिया तक है, उसके आगे कुछ नहीं है। मैं ये जानना रियल में चाहता मैं हूं आपको कि बताऊं, आपके गांव से कितनी दूर, अगर किसी को अल्ट्रासाउंड कराना होगा, कितनी दूर पहुंचेंगे वो अल्ट्रासाउंड कराने के लिए? और अगर किसी के पेट में दर्द होता है, वो पेट में दर्द किसी भी वजह से हो सकता है, फूड इन्फेक्शन की वजह से होता है, इंटेस्टिनल प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो खतरनाक भी हो सकती है सिचुएशन। कितनी दूर जाके आपको पता चलेगा कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है? मैं ये जानना चाहूंगा। और कितनी देर में आप पहुंचेंगे? जो आज का सिस्टम है, अगर आप 108 बुलाते हैं, 108 तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? 108 कैसे, कहाँ, किन हॉस्पिटल तक ले जाती है? एक बार जरा जरा लोगों को बताएं कि सिचुएशन क्या है, किस तरीके से आप फंसे हुए हैं। यहाँ से 100 किलोमीटर दूर पड़ेगा नजियाबाद। हम्म। क्वालिटी वहीं मिलती है अल्ट्रासाउंड की। कोटद्वार में भी अल्ट्रासाउंड की कोई क्वालिटी नहीं है। 100 किलोमीटर दूर जाके नजियाबाद है, वहीं जाके आप अल्ट्रासाउंड कराओगे, तब कोटद्वार में आप जांच करवाओगे उस अल्ट्रासाउंड की। और कोटद्वार में सरकारी सुविधा बहुत अच्छी नहीं है, गुणवत्ता बहुत अच्छी नहीं है, तब तो बेस हॉस्पिटल है। तो मतलब आप तो सौ स्टेट चेंज किलोमीटर दूर करोगे? जाके पता चलेगा कि आप जी आप स्टेट चेंज करने की बात कर रहे हैं? मतलब एक पूरे इस पूरे एरिया में स्टेट 100 चेंज किलोमीटर। करना पड़ेगा। नजियाबाद बिजनौर जिले में आता है, उत्तर प्रदेश में। जी। गजेंद्र भाई, तो आपके पास आना ये है चाहता हूँ। पहाड़ों में स्वास्थ्य जी सुविधा। जी जी, गजेंद्र भाई आपके पास आना चाहता हूँ। अभी आपने हाल ही फिलहाल में बड़ी तारीफ लिखी थी एमएलए साहब के, आपके एरिया के एमएलए साहब की। आपने लिखा था कि बहुत अच्छी सड़कें बना दी उन्होंने, ऐसी सड़कें बना दी हैं कि हेलीकॉप्टर से भी आदमी कहाँ पहुंचेगा, शायद मैंने पढ़ा था। माफ कीजिएगा अगर मैं गलत बोल रहा हूँ कुछ। आपने लिखा था, आपने लिखा था कि स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत बेहतरीन कर दी है और उनको उनके उनका आपको आभार मानना चाहिए, कुछ ऐसा ही लिखा था क्या? यहाँ देवेश जी जो बता रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या क्या सिचुएशन क्या है आपके गांव की। देखिए, दर्शकों को मैं बता दूं, दीपक ध्यानी जी दिल्ली में बैठ के फाउंडेशन शुरुआत के तहत कई स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में शिक्षा का प्रचार प्रसार जो है वो कर रहे हैं, एक्सपोजर बच्चों का बढ़ाने की बात कर रहे हैं। देवेश जी भी सोशल कॉजेस के साथ जुड़े रहते हैं, सोशो पॉलिटिकल और सोशो इकोनॉमिकल चीजों के ऊपर भी काम कर रहे हैं और एजुकेशन के साथ भी जुड़े हुए हैं। गजेंद्र भाई भी लगे, लेकिन ये सब के सब अलग अलग एरिया से हैं। गजेंद्र भाई अलग गांव से हैं, देवेश जी अलग गांव से हैं, दीपक ध्यानी जी यहाँ से बैठ के कई सारे गांवों में काम कर रहे हैं। तो अब गजेंद्र जी के गांव की तरफ रुख करते हैं, नैनी डांडा की और रुख करते हैं, पता करते हैं कि क्या सिचुएशन है सर वहां पे। सबसे पहले सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। और अन्नू भाई, जिस 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 वाक्य की आप अभी बात कर रहे थे, मैं स्टार्ट वहीं से करूंगा कि जिस जिस पे आपने तंज कसा था कि रोडें हमारी वहां पे हेलीकॉप्टर उड़ सकता है, क्योंकि हमारी रोडें इतनी बेहतरीन बन चुकी हैं कि जहाँ पे आप हेलीकॉप्टर को लैंड करा सकते हैं। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, जो आपने हॉस्पिटलों की बात करी, मैंने बोला था कि वर्ल्ड लेवल की अगर आप सबसे ज्यादा बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं देखते हैं तो वो नैनी डांडा धुमाकूट क्षेत्र में मिलेंगी। ये एक हमारा तंज था। विधायक दिलीप सिंह रावत जी को ये हमारा तंज था कि आपने हमारी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोडों की सुविधाएं इतनी अच्छी करा दी कि आपको हमने 2022 में फिर से लाना है, क्योंकि हमारी जनता इतनी काबिल नहीं है कि वो उसके सिवा कोई और चीजें सोच सके। नंबर एक, मैं आपको एक प्रकरण बताता हूँ अनुपंत भाई। 2016-17 में ये वाक्य हुआ था कि एक गाड़ी गिरी थी रिंगल्टा के सामने और
उस गाड़ी के गिरने के बाद वहां पे एक हमारे संतोष रावत जी भाई को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। जब उनकी उनकी जान चली गई थी तो उसके बाद उनका पोस्टमार्टम किया गया था, नैनी डांडा हॉस्पिटल में लाया गया था उनको। नैनी डांडा हॉस्पिटल की वो हालत थी कि वहां पे पोस्टमार्टम नहीं होने के कारण वहां से सीधा कोटद्वार रेफर किया गया और कोटद्वार में उनका पोस्टमार्टम किया गया। जब कोटद्वार में वहां पे पोस्टमार्टम किया गया तो वहां से उनकी बॉडी घर आएगी और उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अन्नू जी उसके 6 महीने बाद जब मैं उस हॉस्पिटल का निरीक्षण करने गया तो उस हॉस्पिटल के अंदर जिस वेंटिलेटर में उस भाई को रखा गया था उस वेंटिलेटर में ब्लड था। जिस रूम में उनको पोस्टमार्टम के लिए रखा गया था उस रूम के अंदर ब्लड गिरी हुई थी, सारी ब्लड ही ब्लड था। तो आप और हम किस मुंह से और किस स्वास्थ्य सुविधा की बात कर रहे हैं उत्तराखंड में? ये समझ से बहुत ज्यादा परे है। गजेंद्र भाई, अगर आपके गांव में आज के समय में कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है रात को 11 बजे, 10 बजे, 8 बजे, 9 बजे, मैं 7 बजे से मान लेता हूं या 3 बजे के बाद मान लेता हूं, दिन में 3 बजे के बाद यदि आपके गांव में कोई स्थिति होती है, किसी को बहुत ज्यादा पेन होता है या किसी के मान लीजिए हार्ट का इश्यू होता है, तो कैसे आप कितनी जल्दी आप हॉस्पिटल तक पहुंचेंगे? मैं 108 सर्विस की भी बात कर रहा हूं साथ में। कितनी जल्दी आप हॉस्पिटल, ऐसे हॉस्पिटल में, मैं उन हॉस्पिटल रेफर सेंटर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात नहीं कर रहा हूं कि जिस हॉस्पिटल में आपको ले जाया जाएगा और फिर उस हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में आपको रेफर किया जाएगा, फिर वहां से गाड़ी उठा के आपको तीसरे हॉस्पिटल पे ले जाएगी। मैं बात कर रहा हूं उस हॉस्पिटल की जहां पे आपको इलाज, ऐसा इलाज जिससे आपकी जान बच सके, संभव है। क्या आप उस व्यक्ति को, हार्ट अटैक के उस पेशेंट को उस हॉस्पिटल में पहुंचा पाएंगे? अनुपम जी, ऐसी हमारे यहाँ पे कोई सुविधाएं नहीं है कि जो हम उस बंदे का जान बचा सके। ऐसी कोई सुविधाएं नहीं है। हमें वहां से 80 किलोमीटर दूर रामनगर, जो हमारा रामनगर है, हमें वहां लेके आना पड़ेगा। उसके बाद उस भाई का इलाज कराना पड़ेगा। अगर वो तब तक वहां तक आते आते जीवित रहा तो। आप बात कर रहे हैं गढ़वाल से कुमाऊं जाने की? गढ़वाल से कुमाऊं जाने की। मरचूला हमारा बॉर्डर लगता है कुमाऊं का, हमें मरचूला क्रॉस करके रामनगर आना पड़ेगा, सीधी सी बात है। देवेश जी ने बताया कि उनके यहाँ से तो स्टेट ही चेंज करना पड़ेगा। चलिए, कम से कम आपके यहाँ गढ़वाल से कुमाऊं में तो आया जा रहा है, कम से कम उत्तराखंड के अंदर तो जाया जा रहा है। मैं दीपक भाई पे फिर से आना चाहूंगा। दीपक जी, आपने गजेंद्र जी को भी सुना, आपने देवेश जी को भी सुना, हम आपकी बात सुन चुके हैं सर। मतलब एक 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 इसके लिए तो शब्द भी नहीं है, लेकिन मैं ये बोलूंगा एक लॉकडाउन जैसा आपको प्रतीत नहीं हो रहा है कि हम एक तरह से लॉक हो चुके हैं पूरी तरह से और कोई चारा ही नहीं है? एक व्यक्ति जो वहां पे रह रहा है, समझ लीजिए आप ही वहां पे जाते हैं ये। और अच्छा, मैं आपको एक बड़ी हैरत की बात बताता हूं। ये ऐसा नहीं है कि ये इस गवर्नमेंट का या इससे पहले की गवर्नमेंट का है। पांग एक गांव है, चौबटा खाल विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। अभी एकेश्वर ब्लॉक में वो आता है और किरकू बाजार से ऊपर आप जब जाते हैं तो उधर के मातबर सिंह जी हैं, प्रधान थे। उन्होंने उस समय के जो सीएम, जो नए सीएम बने थे, निशंक जी, उनके पास यही बात रखी थी। क्योंकि जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे यही बताया कि मैंने सीएम से यही बोला था कि हम अपनी बहू बेटियों को 2 डंडों के बीच में कपड़ा लगा के एक डोली बना के ले जाते हैं अपनी एक गांव से। वो कभी गिर जाती है, कभी वो नीचे गिर जाती, कभी मर जाती है, कभी बच्चा उसका पलट जाता है, कुछ हो जाता है। ये सिचुएशन तब की है सर, ये सिचुएशन तब की है। उसके बाद फिर कांग्रेस की सरकार आई और फिर बीजेपी की सरकार आई। उससे पहले भी यही सिचुएशंस थी सर। ये तो चला आ रहा है सर। और ये वही मुद्दा है जो अब इसमें हम आपने बोला मर्डर है, ठीक है सर, मर्डरर कौन होगा? ये मुद्दा मर्डरर है क्या? क्योंकि आप सामने तो हम किसी को रख नहीं सकते, क्योंकि कल आएगी पुलिस आपको उठा के ले जाएगी अगर आप बोलते हैं। मर्डर हम हैं, हम जिन्होंने मांगा नहीं। क्योंकि हमें मांगने के नाम पे जब आता है कि जब वो हॉस्पिटल बन गया, बस हमारे लिए वो 10 बेड का हॉस्पिटल इज एवरीथिंग, वो हॉस्पिटल खाली रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसमें एक गायनाकोलॉजिस्ट आज तक नहीं है। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जो इशू है वो फीमेल रिलेटेड है। सबसे ज्यादा जो नहीं सर, मांगा ना, देवेश जी बता रहे हैं, मांगा उन्होंने।
गजेंद्र भाई से पूछिए, मांगा उन्होंने, हम सब लोगों ने मांगा, लेकिन क्या है ना कि जिनसे मांगा और जिन्होंने ठगा। नहीं सर, सर यहाँ पे एक पॉइंट है। मांगता कौन है? अगर मैं जाऊंगा मांगने के लिए या आप जाओगे, एक आदमी नहीं, जनता जब मांगती है, जो जनप्रतिनिधि है वही नहीं मांगते। इस पूरे मुद्दे पे सारे जनप्रतिनिधि गायब है। एक भी जनप्रतिनिधि बता दीजिए जो इस मुद्दे पे बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं मानता हूँ देवेश भाई की बात बिल्कुल सही है कि हमारी जो ये बातें चल दीपक भाई रही की बात है, ये सहमत, सारी दीपक बातें भाई जो सही है, बात बोल रहे हैं। ये सारी बातें उस पे हैं, हमारी फेसबुक पे हैं, सोशल मीडिया पे हैं एक्चुअली, इससे ज्यादा नहीं है। और जमीन पे या सोशल मीडिया तक पे हमारे जनप्रतिनिधि गायब हैं। जनप्रतिनिधि कहाँ है? जनप्रतिनिधि देवेश जी, एक मुद्दा है जो इसको आगे ले जाएगा, जिसकी देवेश बात जी को आप लेगा। देवेश जी, आपका विचार इस पे जानना चाहूंगा कि क्या अब वहां पर गांव में कुछ ऐसा रुख बन रहा है? क्या लोग आगे आ रहे हैं इस पे कि इस विषय पे कुछ करा जाए? क्या फेसबुक से बाहर निकलकर लोग सड़कों पे आ रहे हैं क्या इस विषय पर? नहीं पंत जी, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ मूवमेंट नहीं बना, क्योंकि मैं आपको फ्रेंकली बताऊं, मैंने इसको सड़क पे लाने की कोशिश की, मगर उनका जो परिवार है वो पीछे हट गया। परिवार ही पीछे हट गया। उन्होंने एक ऐसी सिचुएशन पहले भी नैनी मतलब डांड सम टाइम इंतजार। बिल्कुल बिल्कुल, परिवार के पीछे हटने की एक सिचुएशन पहले भी नैनी डांडा में हो चुकी थी। गजेंद्र भाई को इस पे चाहूंगा, ये स्वास्थ्य की बात नहीं थी, लेकिन ये एक ऐसी बात थी जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ बदतमीजी एक लेडी के साथ हुई थी। गजेंद्र भाई इस पर अगर आए और उस पर अपनी वो रखें, तो परिवारों के पीछे हटने की क्या वजह है गजेंद्र भाई? और अगर परिवार ऐसे ही पीछे हटते रहेंगे तो क्या सरकार का ये दायित्व नहीं बनता है कि वो देखे कि ये हमारी जिम्मेदारी है, लोग अगर पीछे हटे ना हटे उनको तो अपना काम करना है? क्या ऐसी बिल्कुल कोई ऐसा बिल्कुल व्यक्ति, कोई ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन आपको दिखता है वहां पे काम करता हुआ अपने एरिया में? देवेश भाई आपके एरिया में, दीपक जी आप जिन जिन एरियाज में काम करते हैं उन एरियाज में। अनुपंत भाई, मैं आप लोगों के सामने एक बात संज्ञान में लाना चाहता हूँ आपके भी, कि एक मुख्यमंत्री साहब बोलते हैं कि आशा कार्यकर्ताओं को वहां का कार्यभार संभाला जाएगा, जो वहां पे न्यूज पोर्टल पे काम करेंगी, वहां से एंकरिंग करेंगी, वहां से बताएंगे कि पल पल की खबरें क्या है। जब वही बात पटवारी जी के साथ में आती है और पटवारी जी से ये पूछा जाता है कि पटवारी साहब आप कहाँ से आ रहे हैं बगैर मास्क के, आप काशीपुर से डेली अप डाउन कर रहे हैं नैनी डांडा में, तो क्या आपके लिए कोई क्वारंटाइन सेंटर नहीं है? ये सिर्फ हमारे लोगों तक ही सीमित है कि क्वारंटाइन? मैं सरकार के सामने इसी मुद्दे को उठा रहा था कि सरकारी कर्मचारियों के लिए और जनता के लिए और, एक राज्य में दो संविधान कैसे लागू हो सकते हैं? नंबर एक बात। बिल्कुल। जब इस पे डिस्कस हुआ, जब इस पे डिस्कस आया तो इसका कोई रिजल्ट नहीं है। लास्ट में जाके इसमें एसडीएम साहब ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि हमारी आशा कार्यकर्ता की गलती थी। उसके बाद मैंने इनसे 11 बिंदुओं पर सूचना मांगी, जो सूचनाएं अभी तक प्राप्त नहीं हुई। और अनुपंत भाई जी, मैं आपकी एक बात आज प्रेजेंट टाइम की एक बात और संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि आज सीएम साहब का एक तुरंत फरमान और आया है उत्तराखंड में, शायद आपको पता हो या ना हो। सीएम साहब ने बोला कि हमारे गवर्नमेंट कर्मचारी कोई भी हो, टीचर हो, हॉस्पिटल लाइंस के हो या कोई भी हो, एनीबडी, अगर हमारा विधायक साहब वहां पे आता है तो आपको उनके सामने खड़ा होना पड़ेगा, उनके लिए तालियां बजानी पड़ेगी। ये कौन सा तुगलकी फरमान है सीएम साहब से? और मैं जनता से पूछना चाहता हूँ, ये कौन से तुगलकी फरमान सुना रहे हैं साहब? ये बात जनता को ध्यान में रखनी पड़ेगी, या सरकार निकम्मी है, इसे बदलना जरूरी नहीं, मजबूरी है। अगर ये बात जनता के समझ में आज नहीं आएगी, गजेंद्र भाई कौन सी सरकार लाएंगे? सरकार तो मैंने बताया ना आपको, बिल्कुल निशंक जी के समय में ये बात उठी थी। देखिए, एक सवाल के उठने से हमें ज्यादा कुछ नहीं पता चलता, लेकिन इतना पता चल जाता है कि उस समय सिचुएशंस क्या थी। उस समय भी यही सिचुएशन थी सर, डोलिया बना के हम ऊपर से नीचे ला रहे थे लोगों को। 108 सुविधा की बात हुई तो 108 की सुविधा वो कटघरे में है। एक सर्विस शुरू होने की बात हुई थी उत्तराखंड में कि हम हॉस्पिटल्स तक नहीं ले जाएंगे तो हम पूरे स्वास्थ्य सुविधा को लोगों के गांव तक ले आएंगे। उन गाड़ियों के टायरों में हवा नहीं है, बॉडी में खड़ी हुई हैं वो गाड़ियां। यही तो हो रहा है ना। किस सरकार को लाएंगे सर? ये तो दोनों तीनों सरकारें जो आई हैं। अनुपंत जी, आप घर घर की बात कर रहे हैं, रोड की। मैं पिछले 1.5 साल से लगातार दिलीप सिंह रावत को एक लेटर देता जा रहा हूँ, मात्र 1 किलोमीटर रोड के लिए, जिसके लिए मैंने आप खुद बीड़ा उठाया कि हम सब के सब गांव के लोग मिलके
इसके बीच में एक कमेटी बिठाएंगे कि हाँ हमें क्या करना चाहिए। पिछले 1 साल से लगातार दिलीप सिंह रावत जी को लेटर भेज रहा हूँ कि आप विधायक निधि के पैसे के द्वारा आप इस काम को करवा दीजिए, हमें 1 किलोमीटर का रोड चाहिए साहब। और आपको पता होगा 1990, एक छोटा सा मामला आप लोगों के संज्ञान में और भी लाना चाहता हूँ, नैनी डांडा शंकरपुर मोटर मार्ग, मात्र 15 किलोमीटर का मोटर मार्ग आज तक तैयार नहीं हो पाया। कागजों में ये तैयार है अनुपंत जी, आप इसके खिलाफ आईटीआई लगाएंगे तो आपको आईटीआई में इसकी पूरी रिपोर्ट मिलेगी कि ये रोड कागजों में तैयार है, और नहीं वो रोड बिल्कुल, आज तक कागजों में आप इसकी आरटीआई हमको दीजिएगा और साथ साथ इसकी फोटोग्राफ्स भी हमको दीजिएगा, हम जरूर इसके साथ इसी प्रोग्राम पे लगाएंगे, क्योंकि ना सड़क है ना स्वास्थ्य है। बात हम करते हैं, आंसू आते हैं, बिल्कुल आने चाहिए, जायज है, इंसानियत है तो दुख होता है, आंसू आएंगे, आंसू आते हैं। लोगों के घरों घरों में ये पीड़ाएं हैं। देवेश जी अपने गांव में है, वहां पर ये पीड़ा है, जैसे उन्होंने बनाया, सड़क पर लोगों को लाने की बात हो रही थी, उनसे बात की जा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार पीछे हट जाते हैं। दीपक भाई ने बताया किस तरीके से एक बच्चे को बिल्कुल छोटे से आगे इतना बड़ा करना, उसके अंदर उम्मीदें देखना, उसके अंदर एक आगे बढ़ने की भावनाएं देखना, और हल्के से उन भावनाओं का कहीं हवा हो जाना, ये कितनी पीड़ा देता है हम समझ सकते हैं। गजेंद्र भाई ने कई बातें हमको बताई है। देखिए, बात सिर्फ इतनी सी है, मैं सारे दर्शकों से कहना चाहूंगा, आप जहां कहीं पे भी हैं, उत्तराखंड को एक अलग हिस्सा ना माने, वो आपके हिंदुस्तान का है, इसको सिर्फ टूरिज्म का स्पॉट ना माने। आप टूरिज्म का स्पॉट मानते हैं, आप आते हैं, वेलकम, लेकिन यह आपका एक हिस्सा है, आपकी जिंदगी का एक हिस्सा, आपकी जिंदगी का एक हसीन हिस्सा भी रहा होगा। आप इस समस्या को समझे कि वहां पे रहने वाले व्यक्ति को, जो आपके जल, जंगल और जमीन का जिम्मेदार है, जो उसका जागीरदार है, जो उसका चौकीदार है, असल मायनों में उसकी जिंदगी के साथ क्या हो रहा है। मैं ये बात इसको आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन्हीं लोगों के खत्म हो जाने पर ये जमीनें बेच दी जाएंगी, इन्हीं लोगों के खत्म हो जाने के बाद यहाँ का कल्चर बेच दिया जाएगा, इन्हीं लोगों के खत्म हो जाने के बाद यहाँ पर जैसे 200 नौले खत्म हो चुके हैं, नौले मतलब छोटी नदियां जैसे खत्म हो चुकी हैं, वैसे ही हल्के हल्के गंगा भी कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। इसी के साथ, इसी चीज के साथ, इसी बात के साथ, इसी एक पर्टिकुलर आइडिया के साथ मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आगे आए, इस मुहिम में अपना हाथ जुड़ाएं, जुड़े हमारे लोगों के साथ, जुड़े हमारे सभी गढ़वाल के, कुमाऊं के लोगों के साथ, बात करें उनसे। और जब आप उन लोगों के साथ परस्पर बात करेंगे, आपको पता चलेगा कि तकलीफें कैसी हैं और कैसे मौत के साथ संधि की जाती है। ये आप ही के भाई बहन है, ये आप ही का खून है, ये आप ही का डीएनए है। मिलेंगे आपसे मिस फायर के अगले एपिसोड में। जरूर हम एक और खबर लेके आएंगे, जरूर हम एक और बात लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद गजेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक भाई आपका, बहुत बहुत धन्यवाद देवेश जी। देवेश जी वैसे डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, लेकिन मिलेंगे फिर आपसे अगले एपिसोड में।